नमस्कार। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों में जो समानता का जो मूल अधिकार है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी जिसमें मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है और भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं उसका भी उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन एक बार पुनः मैं आपको मूल अधिकारों का अर्थ और भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं और मौलिक अधिकारों से अभिप्राय वे अधिकार हैं जो कि संविधान द्वारा राज्य के नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 30 तक और अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र अथवा मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में इससे पहले 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे भारतीय नागरिकों को, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको समाप्त करके और इसे विधिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं जो कि क्रमशः इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम बात करते हैं समानता के मूल अधिकार की। समानता का जो मूल अधिकार है उसका उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 से लेकर के और 18 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 15 है वह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। तो हमने ये देखा कि समानता का जो मूल अधिकार है उसमें सबसे पहले बात की गई है विधि के समक्ष समानता की, अर्थात कानून के समक्ष सभी व्यक्ति हैं वो समान हैं। कानून है वो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करता है और अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो 14 है उसमें बाकायदा ये उल्लेखित किया गया है कि एक विधि के समान संरक्षण के सिद्धांत को लागू किया जाएगा जो कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे विशेष प्रावधान भी किए गए हैं जहाँ जैसे स्त्रियां और बालक हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध भी किए गए हैं और अन्य पिछड़े वर्ग जो कि शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके उत्थान के लिए भी कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। उनको हम असमानता की श्रेणी में नहीं शामिल करेंगे। उनको इसलिए नहीं किया जाएगा असमानता की श्रेणी में शामिल क्योंकि मुख्य उद्देश्य यह है उनका कि विकास करना। समाज की मुख्य धारा से जो वो बहुत ही पिछड़ गए हैं उनको समाज की मुख्य धारा में दोबारा लाना उद्देश्य है, इसलिए उसको असमानता की श्रेणी में नहीं शामिल किया जाएगा। दूसरा हमने देखा कि लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है वो सभी नागरिकों को ये लागू की गई है, लेकिन किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी हमने देखा कि जो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनको नौकरियों में जो आरक्षण की जो बात कही गई है वो असमानता की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े जो वर्ग हैं उनको राज्याधीन जो पद हैं उनमें पर्याप्त उनको प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। और हम ये देखते हैं कि इसके अलावा जो अनुच्छेद जो 17 है जो कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था सामाजिक जो एक कुरीति थी अस्पृश्यता उसका अंत करना था। तो अनुच्छेद जो 17 है उस अस्पृश्यता के प्रावधान को लागू करने के लिए 1955 में भी एक एक्ट बनाया गया था, अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम बनाया गया था। और
अनुच्छेद जो 18 जिसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है, इसमें राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, उपाधियां प्रदान करने से मना करता है। उपाधियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 18 का जो क्लोज 1 है, उसमें ये बताया गया है कि राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और ये खंड 2 में इसका उल्लेख किया गया है। खंड जो 3 है उसमें ये कहा गया है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की संपत्ति के कोई उपहार, उपाधि, वर्ती या पद को स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार हमने ये देखा कि समानता का जो अधिकार है उसमें मुख्य रूप से कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कानून सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण प्रदान करेगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो स्त्रियों और बालकों के उत्थान के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको असमानता की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। और जो लोक नियोजन में जो अवसर की जो समानता है उसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में, वहाँ भी आरक्षण जो प्रदान किया गया है अन्य पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति और जनजातियों को, तो उनको भी असमानता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समाज के जो पिछड़े जो वर्ग हैं, जो जातियां हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना। और जो अस्पृश्यता का अंत जो कि अनुच्छेद 17 में किया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसके लिए 1955 में एक्ट भी बनाया गया था और सजा का प्रावधान है। जहाँ तक बात रही उपाधियों के अंत की, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उपाधियाँ लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ सेना और शिक्षा ये 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उपाधियाँ लागू की जाएंगी, और अन्य सभी उपाधियों को अंत कर दिया गया है। तो हमने देखा कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका उल्लेख किया गया है। आगामी जो वीडियो है उसमें हम स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।